तो साहब इन दिनों चुनाव चल रहा है और चुनाव में दो चार चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। और हमारे यहाँ तो अभी चुनाव से पहले कन्नौज के एक इत्र कारोबारी पर रेड पड़ गई। तो साहब लगभग 257 करोड़ रुपया कैश निकला। साहब खजाना ही खजाना। उधर सीबीआई वाले ईडी वाले खजाना निकाल रहे थे, इधर हमारे मोहल्ले का कल्लू बड़ा खुश। तो मैंने पूछा खुश क्यों है? बोले अरे साहब दारू का ट्रक उतर रहा है। तो हमने कहा तू अपनी पिन्नक में है, उधर पैसे लूट रहे इधर दारू। चुनाव का ये ट्रेंड बन गया। हमारे राहत इंदौरी साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। अब साहब चुनाव हो और दारू पौआ बोतल ना हो तो साहब एक गांव में ऐसे ही चुनाव जब प्रधानी के हुआ करें तो रोज दारू बटे तो सारे लौंडे बर्बाद, शाम को पी लें सुबह तक टुंड पड़े रहें। तो एक वहां पौआ पिए नाली के किनारे पड़ा, गंदी कीचड़ भरी नाली, और उसी के नीचे पौआ पिए लौट रहा। गांव वालों ने हिमालय में बाबा जी से संपर्क किया, बोले बाबा जी चले आओ मेरे गांव का कुछ उद्धार करो। साहब बाबा जी आए, उन्होंने अपना मंच सजाया और सारे पीने वालों को सामने बिठाया, गांव वालों को एकत्रित किया। लोगों ने कहा साहब गुरुजी आए हैं प्रवचन देंगे। साहब वो शराबी भी चला गया पौआ लेके। उन्होंने समझाया, एक गिलास मंगाया, एक शराब की बोतल मंगाई। शराब की बोतल आई तो शराबी खुश हो गया, वो लगता है कि आज भी मेरा नंबर लगने वाला है। बाबा ने बताया ये पीने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है। तो साहब उसने एक गिलास में पानी लिया, पानी डाला और सबको दिखाया, बोले ये देखो क्या है इसमें। तो लोग चिल्लाए, बोले पानी। फिर उन्होंने बोतल खोली, इधर बोतल खुल रही, उस शराबी का दिल धड़क रहा। साहब बोतल खोली, बाबा जी ने बोतल में डाला, फिर दिखाया इसमें क्या है, बोले इसमें शराब है। साहब उन्होंने एक कीड़ा उठाया, वो पानी के गिलास में डाला, बोले देखो कीड़ा जिंदा है। लोगों ने कहा हाँ जिंदा है जिंदा है। अब उन्होंने वही कीड़ा उठाया और शराब के गिलास में डाल दिया। कीड़ा थोड़ी देर छटपटाया और मर गया। बोले अब देखो, बोले कीड़ा मर गया। बोले समझ में आया? क्या समझे मेरे इस उदाहरण से? तो एक शराबी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, बोले बाबा जी समझ गया। बोले क्या समझे? बोले समझ गया, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते। तो साहब अपनी अपनी तर्क है। चुनाव में तमाम सारी घटनाएं होती। हमारे श्रीलाल शुक्ल ने तमाम सारी बातें लिखी हैं, जो उनके सनीचरा का कैरेक्टर है, अद्भुत उन्होंने चुनाव में उसको ढाला है। आइए, नई पीढ़ी का एक बहुत प्यारा हास्य का कवि है, जिसकी शैली में व्यंग का बड़ा शानदार पुट रहता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे शानदार कवि को, जिसको आपने न्यूज़ 18 के शो लपेटे में नेताजी में कई बार सुना है, आज हमारे प्रशस्ति स्टूडियो में वो आए हैं। उनकी कविताओं को पहले भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है। जोरदार तालियों से अवनीश त्रिपाठी को आमंत्रित करिए और उनकी कविताओं का आनंद लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। रोहित ने मुझसे पूछा कब से लिख रहे हो? मैंने कहा यही कोई 4-5 साल से। तो रोहित बोले यही कोई क्या होता है, एग्जैक्ट डेट बताओ, एग्जैक्ट साल बताओ, किस साल में लिख रहे हो, किस साल में कवि बने। तो मैंने कहा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं किस साल में कवि बना तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो बोले कैसे? तो विवाद भाई ये उत्पन्न हो जाएगा कि अगर मैंने बता दिया, क्योंकि अभी आपने बताया कि मैं पिछली भी शूटिंग में आ चुका हूं कि जिस कवि को कुमार मनोज जी ने बुलाया, कुमार मनोज जी के स्टूडियो में जिसके 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हों, ऐसा कवि अखिलेश यादव जी क्रेडिट लेने लगे कि ये कवि तो हमारी सरकार में कवि बना था। और विवाद की बात, ये तो टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात ये है कि अगर कहीं योगी जी को पता चल गया कि ये सपा सरकार में कवि बना था, तो यकीन मानिए हो सकता है वो मेरा नाम बदल कर कवि अवनीश त्रिपाठी से की जगह दीनदयाल उपाध्याय कवि अवनीश त्रिपाठी कर दें। ये भी मुमकिन है। चुनाव की बात की आपने, कहा चुनाव की बात हो, दारू पौआ ये सब ना आए। एक मैं जागरूकता अभियान के बारे में बताता हूं आपको, कैसे जागरूकता अभियान चला। गांव में चलते मतदाता जागरूकता अभियान कि वोट कीमती है ये बताने हेतु डीएम ने कैंप जागरूकता के गांव में लगाए थे। और वोट की कीमत मत भूलिएगा आप लोग, वोट डालने के उन्हें फायदे गिनाए थे। अब मैं आपकी बात तक पहुंच रहा हूं। वोट डालने के उन्हें फायदे गिनाए थे तो गांव वाला बोला हम जानते हैं कीमती है। असली कीमत उसी ने बताई वोट की, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन असली कीमत वही है। तो गांव वाला बोला हम जानते हैं कीमती है,
2000 तक एक वोट के कमाए थे, और क्वार्टर मिला तो फिर और जागरूक हुए, मरे हुए बाबा का भी वोट डाले आए थे। क्वार्टर मिला तो फिर और जागरूक हुए। आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना की गाइडलाइन को हिसाब से अब रैलियां नहीं होंगी, अब होंगी मोबाइल पर, टीवी पर रैलियां। मोबाइल और टीवी का हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। कई बार होता है बच्चों को बड़े बुजुर्ग डांटते हैं, क्या देखते रहते हो दिन भर मोबाइल में, क्या देखते रहते हो दिन भर मोबाइल में। तो कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान रहता था। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, जो भी परेशान हो अपने पिताजी से, अपने बाबा से, कि उनके पिताजी बाबा उन्हें मोबाइल नहीं चलाने देते, तो उनके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूं आपको। कि मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। आप भी ये उपाय करिए, जरूर कारगर साबित होगा। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉइड ला के पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। एक एंड्रॉइड ला के पापा को भी दे दिया है। अच्छा, टीवी में भी देखो आप, टीवी में आपको जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होती है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आपने सभी ने एक बागवान फिल्म देखी होगी। बागवान फिल्म में अमिताभ बच्चन को इतना ज्यादा मजबूर दिखाया जाएगा, और सलमान खान को बहुत ज्यादा संस्कारी दिखाया जाएगा, इतना संस्कारी कि शर्म आ जाए खुद पे, है ना। तो उसी दौरान क्या घटा, उसको मैंने एक छंद में लिखा, आप सुनिए कि टीवी पर क्या दिखाते हैं, असलियत क्या है और दिखावा क्या है। एड आया पोल खुली बाप और बेटे की भी, एड आया पोल खुली बाप और बेटे की भी, आदर्शों के नाम पर सिर्फ फेंक रहे थे। सलमान राशि का गुटखा लेके नाच रहे, और अमित जी कमला पसंद बेच रहे थे। सलमान राशि का गुटखा लेके नाच रहे, और अमित जी कमला पसंद बेच रहे थे। मैं इटावा से हूं। इटावा में इस समय, जो आपको पता होगा कि सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसा लग रहा है कि शिवपाल जी की कीमत शायद अखिलेश बाबू समझ नहीं पा रहे हो। वरना इटावा में तो हर युवा, हर बच्चे को, हर लड़के को चाचा जी की सही कीमत पता है। चाचा जी से अपने पूरे संबंध जताता है, दिखाता है। भले ही चाचा जी को ना देखा हो, लेकिन फिर भी उन्हें सगा चाचा मानता है। ऐसे ही दो लोग जब मिले आपस में, तो क्या स्थिति बनी, सुनिए। कि 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका, तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका, तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। चाचा जी का हूं सगा भतीजा, जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। जबकि चाचा से मिला नहीं कभी। बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। चाचा जी का तेरे जैसा ही भतीजा मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा ने ही लगवाई है। चाचा जी का तेरे जैसा ही भतीजा मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा ने ही लगवाई है। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की है कि रैलियां वर्चुअल होंगी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टीवी के माध्यम से होगी। तो निश्चित तौर पर पार्टी की तरफ से संदेश आया होगा कार्यकर्ताओं पर, उन्हें टारगेट दिए गए हैं कि आपको इतने व्यूअर बढ़ाने, इतने शेयर, इतने लाइक करने। तो कैसी परिस्थितियां बनी, आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूं, हास्य का आनंद लीजिए। कि एक युवा नेताजी के बाबा के निधन पर सोचा हमने भी शोक व्यक्त करने जाएंगे। वो रोने लगा, बोला बाबा अचानक चले गए। उसे बाबा के जाने का दुख नहीं, अचानक जाने का दुख। वो रोने लगा, बोला बाबा अचानक चले गए, सोचा था कि ऑनलाइन रैली सुनवाएंगे। पार्टी ने दिया टारगेट लाइक और व्यू का, पार्टी ने दिया टारगेट लाइक और व्यू का, सोचा था कि बाबा जी से लाइक करवाएंगे, और सोचा उनके मोबाइल से लाइक हम कर देंगे, सोचा उनके मोबाइल से लाइक हम कर देंगे, क्या पता था बाबा पासवर्ड डाल जाएंगे। यूपी में मेन पार्टियां जैसे सपा, बसपा, ये अपनी यहाँ की पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, ये 4 पार्टियां रहती थी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई,
और वहां से जीत के आई तो उसने नई चीजें यहाँ पे पेश कर दी कि हम भी फ्री की बिजली देंगे, तो लोग उसी चक्कर में थे। अब ये समस्या लोगों ने कहा इससे ज्यादा कुछ बढ़कर प्रलोभन देना चाहिए, तो यही बात राहुल जी को बताई गई। अब राहुल जी ने अपना दिमाग लगाया, और उन्होंने कैसा दिमाग लगाया वो सुनिए आप। राहुल जी को बताया गया कि ऐसा बनाना है घोषणा पत्र कि इसको फेल कर दिया जाए। तो सुनना, आप वाले देंगे तुम्हें टंकी वाला सादा पानी, हम टंकियों में ग्लूकोज घुलवाएंगे। एक्स्ट्रा सुविधा कि आप वाले देंगे तुम्हें टंकी वाला सादा पानी, हम टंकियों में ग्लूकोज घुलवाएंगे। और ज्यादा गर्मी पड़ी तो घर के नलों के द्वारा नींबू और पुदीना की शिकंजी भिजवाएंगे। और फ्री की बिजली भी देंगे, अनलिमिटेड देंगे। अब यहां पर फंस गए लोगों ने कहा कि अगर फ्री की बिजली दोगे, अनलिमिटेड दोगे, तो ऐसे तो लोग बिजली बर्बाद करेंगे। तो राहुल जी ने कहा कि इसके लिए भी कांग्रेसी एक अभियान चलाएंगे, फ्री की बिजली भी देंगे, अनलिमिटेड देंगे, फ्री की बिजली भी देंगे, अनलिमिटेड देंगे, बिजली बचे ये अभियान भी चलाएंगे। और लोग जब सोएंगे तो कांग्रेसी रात भर घर घर जाके सबकी बत्तियां बुझाएंगे। लोग जब सोएंगे तो कांग्रेसी रात भर। अब एक कविता और, जहां से मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा, बहुत कवियों ने लिखा, लेखकों ने लिखा, और भ्रष्टाचार का कोई कारण आज तक समझ में आया ही नहीं। कहां से पैदा होता है, कैसे खत्म किया जा सकता है। कहते हैं कि भारत और भ्रष्टाचार की राशि एक ही है, इसलिए जब तक भारत रहेगा तब तक भ्रष्टाचार भी रहेगा। मैंने भ्रष्टाचार के 2 कारण पता करने की कोशिश की, उसको अपने कविता में डाला, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में ये कविता सबसे ज्यादा सटीक बैठेगी। सुनिए कि आज इस देश में उसूल कहां दिखते हैं। आज इस देश में उसूल कहां दिखते हैं जब लोकतंत्र में टिकट खुलेआम बिकते हैं। आज इस देश में उसूल कहां दिखते हैं जब देश में जब चुनाव में टिकट खुलेआम बिकते हैं। करोड़ों का टिकट खरीदने की नहीं हर किसी की औकात होती है। करोड़ों का टिकट खरीदने की नहीं हर किसी की औकात होती है। बस यहीं से तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। बस यहीं से तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। फायदा जीत का उठाना पड़ता है, करोड़ों का हिसाब चुकाना पड़ता है। जिनसे टिकट खरीदा पहले तो वो करोड़ों निकालने हैं, उसके बाद बीवी बच्चे परिवार चमचे ये सब भी तो पालने हैं। हालांकि जो घोषणा की थी घोषणा पत्र में वो भी निभानी होगी। हालांकि जो घोषणा की थी घोषणा पत्र में वो भी निभानी होगी। पर गरीब अगर गरीब रहे तो ज्यादा आसानी होगी। पर गरीब अगर गरीब रहे तो ज्यादा आसानी होगी। तो योजनाओं में धन उतना ही जचता है, योजनाओं में धन उतना ही जचता है डकारने के बाद जितना प्लेट में बचता है। योजनाओं में धन उतना ही जचता है डकारने के बाद जितना प्लेट में बचता है। ये पहला कारण। कई बार मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आपने जिससे टिकट खरीदा उतने पैसे निकाल लो, उसके बाद तो योजनाओं में लगा सकते हो, लेकिन नहीं, फिर भी वो पैसे को बचाते हैं। अब भ्रष्टाचार का दूसरा कारण सुनिए, अगर कारण सही लगे तो आशीर्वाद दीजिए। कि आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, यात्राएं हवाई फ्री, अस्पताल और दवाई फ्री, फोन फ्री, टोल फ्री। तो आखिर टेंशन किस बात की है? और अगर राजनीति सेवा ही है तो फिर पेंशन किस बात की है? और अगर राजनीति सेवा ही है तो फिर पेंशन किस बात की है? क्या वजह है कि पैसे स्विस बैंकों में जमा कराते हैं? गरीबों के हिस्से का पैसा वो खुद ही पचा जाते हैं। वजह मैं बताता हूं कि आखिर पैसों को क्यों दबोचते हैं, किस बात की फिक्र है उन्हें, आखिर वो क्या सोचते हैं, इस फिक्र का उनके हिसाब से क्या निवारण है। और यही निवारण ही तो भ्रष्टाचार का दूसरा कारण है कि गरीब जाए भाड़ में, गरीब जाए भाड़ में, पहले खुद का काम करना है और अगली बार के टिकट का भी तो इंतजाम करना है। गरीब जाए भाड़ में, पहले खुद का काम करना है और अगली बार के टिकट का भी तो इंतजाम करना है। और योजनाओं में लगा दिया धन तो धन से हीन हो जाएगा। एक समस्या सुनिए, महंगाई से केवल आप ही परेशान नहीं है, नेता भी परेशान है कि योजनाओं में ही लगा दिया धन तो धन से हीन हो जाएगा। और 2 करोड़ वाले टिकट का मूल्य भी तो तब तक 3 हो जाएगा। 2 करोड़ वाले टिकट का मूल्य भी तो तब तक 3 हो जाएगा। तो कटघरे में आपको भी खड़ा करता हूं। ईमानदार हूं इसलिए अपने आप को भी खड़ा करता हूं। अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं, सड़कों पे सफाई नहीं, देती हमें दिखाई नहीं। और बाद में हम रोते हैं कि आखिर हमारी सुनता कौन है। पर प्रश्न तो ये है कि ऐसे लोगों को आखिर चुनता कौन है।
पर प्रश्न तो ये है ऐसे लोगों को आकर चिंता करने का।